हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी खजाना। आई एम तनिषा। अब तक जो था इम्पोर्टेंट जो प्रूफ वगैरह थे या फिर आपको कोई भी डेफिनेशन जो बड़ी सी लिखनी थी वो सारा हो चुका है। अब है मेनली अब हम पढ़ेंगे ब्लैक बॉडी के बारे में। और आपने सिलेबस देखा होगा, उसमें स्टीफन्स लॉ है, विन्स लॉ है और मतलब विन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ होता है वैसे वो, तो विन्स लॉ भी बोलते हैं। और हमारा है ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, तो वो अब 11th के उसमें आपका कोई इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट नहीं रखता है। तो अब मेनली आपको जो ये पढ़ने हैं इनका भी सिर्फ ओवरव्यू लेना है, ब्लैक बॉडी के बारे में, स्टीफन्स लॉ के बारे में और विन्स लॉ के बारे में। इनकी भी तीनों की सिर्फ डेफिनेशन आएगी, अगर आती भी है तो 1 मार्क में, वरना जहां तक है इसके प्रूफ वगैरह तो कभी पूछे नहीं जाते क्योंकि आपके सिलेबस में प्रूफ नहीं है। तो ब्लैक बॉडी, स्टीफन्स लॉ एंड विन्स लॉ मैं आपको करा देती हूँ। जो थियरी था वो आपके वैसे कंप्लीट हो गई है, ये लास्ट है आपकी। इसके बाद आपकी थियरी कंप्लीट हो जाएगी इस चैप्टर के लिए। बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, कुछ ही टॉपिक है, मतलब गिने चुने 4-5 टॉपिक आते हैं इसमें, ठीक है। तो मेनली अब हम करते हैं बेटा, सबसे पहले है हमारा ब्लैक बॉडी। ब्लैक बॉडी। अब अगर मुझे नहीं पता, अगर आप देखते हो आप डिस्कवरी, ठीक है, अब आप डिस्कवरी देखते हो तो उसमें आपने देखा होगा गैलेक्सी और जो कॉस्मोलॉजी से रिलेटेड आपके बहुत सारे एपिसोड्स आते हैं। तो मेनली उसमें क्या होता है बेटा कि ब्लैक बॉडी एक बोला जाता है ना कि ब्लैक होल होता है। और वो ब्लैक होल टाइम के साथ साथ बढ़ता जा रहा है और उस ब्लैक होल में अगर हमारी अर्थ चली जाएगी तो हमारा खत्म हो जाएगा जीवन, ठीक है। ये बोलते हैं कि जो भी चीज ब्लैक होल में चली जाती है वो कभी वापस नहीं आती, वो या तो मर जाती है या फिर पता नहीं क्या होता है। तो मेनली ब्लैक होल जो होता है वो एक बहुत बड़ा हीट का सोर्स होता है, ठीक है। जो ब्लैक होल जो होता है वो एक बहुत बड़ा एनर्जी का, हीट एनर्जी का सोर्स होता है। और उसकी हीट एनर्जी इतनी होती है कि वो ग्रेविटेशनल फोर्स भी एक्सर्ट करने लगा, वो चीजों को खींचने लगा अपनी तरफ। वहां पे इतनी ज्यादा हीट है, इतना ज्यादा मॉलिक्यूल्स की वाइब्रेशन है कि उन्होंने अब ग्रेविटेशनल फोर्स क्रिएट कर दिया है। तो क्या है कि बहुत सारी गैलेक्सी हमारे ब्लैक होल में मर्ज हो जाते हैं और वो ब्लैक होल टाइम के साथ साथ बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। ये बोला जाता है, अगर आपने देखा हो तो ऐसी ऐसी चीजें वैसे आपको देखनी चाहिए जिससे आपका इमेजिनरी व्यू थोड़ा बढ़े, ठीक है। तो बेटा ये होता है, जैसे अब यहीं से हमारे राइज होते हैं ब्लैक बॉडी, ठीक है। अब ब्लैक बॉडी क्या होती है बेटा कि अगर इसकी मैं एक पर्टिकुलर डेफिनेशन लूं या अगर आप इसे किसी भी एक डिक्शनरी में देखेंगे तो ब्लैक बॉडी इज अ सब्सटेंस विच इज परफेक्टली एब्जॉर्बर, रेडिएटर बट नॉट रिफ्लेक्टर, ठीक है। जो मेनली क्या होता है, एब्जॉर्बर होता है, परफेक्टली एब्जॉर्बर, रेडिएटर बट नॉट रिफ्लेक्टर। अब इसी चीज को अगर मैं आपको समझाऊं, अगर मैं इसको थोड़ा सा आपको इलेबोरेट करूं तो परफेक्टली एब्जॉर्बर का मतलब क्या होता है बेटा, देखो जब से 2 कलर होते हैं हमारे, एक तो होता है ब्लैक और एक होता है व्हाइट। आपने 6th क्लास से पढ़ा होगा आई थिंक कि ब्लैक कलर जो होता है, ब्लैक कलर क्या होता है कि कलर वाली जो चीजें पढ़ी जाती थी ना कि मेनली ब्लैक कलर और व्हाइट कलर क्या होता है, व्हाइट स्पेक्ट्रम और ब्लैक स्पेक्ट्रम भी क्या होता है, ये चीजें आप अच्छे से पढ़ के आए हो। वहीं से हमारा ब्लैक और व्हाइट कलर से आप सबसे पहले एक बेसिक याद रखना, कुछ भी आ जाए, ब्लैक बॉडी हो, ब्लैक रेडिएटर हो या फिर व्हाइट कलर स्पेक्ट्रम हो, व्हाइट कलर हो, वाई अवर हेयर कलर ब्लैक, और मतलब ये चीजें। और हमें क्यों सर्दियों में कि डार्क कपड़े पहनने चाहिए और गर्मियों में लाइट कपड़े पहनने चाहिए, इन सबका एक ही आंसर है, ठीक है। इन सब का एक आंसर है, वो क्या है बेटा, जो ब्लैक कलर होता है वो क्यों होता है, जहां पे हमारी सारी एनर्जी, किसी भी एक ऑब्जेक्ट, जो सारा ऑब्जेक्ट होता है वो सारी एनर्जी को अगर क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। और कोई भी एनर्जी रिफ्लेक्ट नहीं करता है, एब्जॉर्ब करता है और रेडिएट करता है, और बट रिफ्लेक्ट ना करता हो तो उस बॉडी का कलर हो जाता है ब्लैक। जैसे हमारा व्हाइट कलर होता है, व्हाइट कलर क्या होता है कि व्हाइट कलर कोई भी हीट एनर्जी हमारी एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, एब्जॉर्प्शन ना होने की वजह से वो सारा क्या करता है कि सारे रिफ्लेक्ट करते हैं। जैसे आई लाइट और उसने रिफ्लेक्ट करती तो वहां पे हमें वो व्हाइट कलर दिखने लगता है, ठीक है। तो यही हमारा ब्लैक बॉडी में भी होता है कि ब्लैक बॉडी पे अगर कोई एक बॉडी है, उस पर हमने कितनी भी लाइट डाली, वो सारी लाइट को क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब, रेडिएट करेगा, बट रिफ्लेक्ट नहीं करेगा कि यहाँ से लाइट आई और उसने दूसरी जगह भेज दी, रेडिएट कर देगा। जैसे सनरेज हमारी यूवी रेडिएशन की फॉर्म में आती है
तो हमारी रेडिएट करेगा एनर्जी को, एब्जॉर्ब करेगा हमारी एनर्जी को, बट हमारी एनर्जी को रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। दैट्स कॉल्ड ब्लैक बॉडी। अब ब्लैक बॉडी की बात है, अब इसका एग्जाम्पल भी आता है। इसकी डेफिनेशन इतनी है, बस आपको समझना है, कुछ लिखना नहीं है इसमें। मतलब अगर आ जाता है 1 मार्क में तो आप लिख सकते हो कि ब्लैक बॉडी इज अ बॉडी विच इज अ परफेक्टली एब्जॉर्बर रेडिएटर बट इट विल नॉट रिफ्लेक्ट द लाइट। ओके, रिफ्लेक्ट द लाइट या फिर हीट एनर्जी। तो ये हुआ आपका। अब बेटा अगर मैं इसका एग्जांपल लूं तो अब आपका नहीं पता, आपका तो अब मेनली बहुत ही ज्यादा डिजिटल जमाना आया हुआ है। तो जो पहले होते थे, पहले क्या होते थे कि गांव वगैरह में अब भी होते हैं, जैसे लालटेन वगैरह होती थी, लालटेन या फिर लैंप बोलते थे उन्हें। क्या होता था, वो पेट्रोल से या फिर मतलब तेल से चलता था वो, तो मेनली मिट्टी का तेल होता था। अब तो मिट्टी का तेल मिलना भी बहुत कम हो गया, केरोसिन ऑयल जो होता है, तो उससे वो जलता था। उसमें क्या होता था कि वो फ्लेम देता था, ठीक है, जैसे वो जलता था तो उससे धुआं निकलता था। अब उसके ऊपर एक कांच का, जैसे यहाँ पे ऐसे कुछ वो लैंप होता था, यहाँ पे उसमें वो जलती थी, जो भी मतलब जलना होता था, और वो ऐसे उसके ऊपर कांच लगा होता था। लालटेन भी आपने देखी हो, ये कांच किसका होता था, ग्लास का होता था। अब क्या होता था, जो इसमें से फ्लेम निकलती थी, जो धुआं निकलता था, जो स्मोक निकलता था, वो इस कांच के सरफेस पे जम जाता था। यहाँ पे कांच के सरफेस पे जम जाता था, ऐसे वो जम गया। तो इसमें क्या होता था बेटा, अगर ये हमारा एक परफेक्ट ब्लैक बॉडी बन जाती है, अगर हम अपनी अर्थ पे देखें तो क्या होता था, अगर इसमें कोई हीट एनर्जी जाती है तो वो अंदर ही इसमें एब्जॉर्ब हो जाती थी। वो ऐसे रिफ्लेक्ट नहीं करता था कि लाइट इस पे रिफ्लेक्ट कर दी, नहीं, वो सारी एनर्जी रिफ्लेक्ट होती थी और रेडिएट होती थी, जिसकी वजह से ये साइड में रोशनी कर देता था, बट बाहर की कोई भी एक लाइट आके इस पे से लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होती थी। ठीक है, मेनली यही चीजें हैं हमारी। ठीक है, तो ये चीजें हमारी कि वो कोई भी एक बॉडी कोई भी लाइट रिफ्लेक्ट नहीं करता था, सिर्फ एब्जॉर्ब करता है और रेडिएट करता है। तो ब्लैक बॉडी इज अ बॉडी विच परफेक्टली एब्जॉर्बर रेडिएटर बट नॉट रिफ्लेक्टर। ठीक है, जो एक बॉडी परफेक्टली एब्जॉर्बर है, रेडिएटर है, बट वो रिफ्लेक्टर नहीं है, वो देयर वाज अ नो रिफ्लेक्शन ऑफ अ हीट एनर्जी, तो वो क्या होती है, ब्लैक बॉडी। अब इन्हीं से अराइज होते हैं 2 लॉ, जो होता है हमारा फर्स्ट वन इज स्टीफन्स लॉ एंड द सेकंड वन इज मीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। इनकी बेटा सिर्फ डेफिनेशन है, आपको इनका प्रूफ वगैरह कुछ नहीं पढ़ना। अगर आप पढ़ते हैं स्टीफन्स लॉ, ठीक है, तो स्टीफन्स लॉ क्या होता है, मेनली जो हमारी हीट एनर्जी होती है वो हमारी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है 4th पावर ऑफ द टेम्परेचर के। ठीक है, तो स्टीफन्स लॉ, इसमें जो आपको जरूरी है मैं सिर्फ उतना ही लिखवाऊंगी। ये क्या होता है, दिस लॉ डिस्क्राइब्स द पावर रेडिएटेड फ्रॉम अ ब्लैक बॉडी in terms of its temperature। ठीक है, एक ब्लैक बॉडी जिसकी जो पावर रेडिएट हो रही है किसी एक बॉडी से, वो किसकी टर्म में हो रही है रेडिएट, वो टेम्परेचर की टर्म में रेडिएट हो रही है। ठीक है, तो अगर इसका देखा जाए तो टेम्परेचर टू दी 4th पावर ऑफ टेम्परेचर। तो मेनली इसका जो अगर मैं लिखती हूं तो वो कैसे लिखा जाता है, J इज इक्वल्स टू सिग्मा T⁴। तो ये मेरी किसकी वैल्यू है, स्टीफन्स लॉ के लिए। ठीक है, तो अगर यहाँ पे जो सिग्मा होता है बेटा, ये होता है स्टीफन्स कांस्टेंट, और इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 5। अगर मैं इसकी वैसे अगर एक्चुअल वैल्यूज लिखी जाती है तो स्टीफन कांस्टेंट के लिए होती है वैल्यू 2 π⁵ K⁴ अपॉन 15 C² H³। C इज द लाइट ऑफ द स्पीड ऑफ द लाइट, सॉरी, H इज द प्लैंक्स कांस्टेंट और K हमारा क्या होता है, ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और ये पाई है। अगर मैं इनकी वैल्यूज पुट करती हूँ देन स्टीफन कांस्टेंट विल कम 5.67 इंटू 10⁻⁸ वॉट मीटर। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होती है स्टीफन कांस्टेंट की, वॉट
मीटर। अब ये हमारा स्टीफन्स कांस्टेंट और यही हमारा स्टीफन्स लॉ की मेनली जो ब्लैक बॉडी हमारी जो पावर ऑफ रेडिएट करती है, ठीक है, क्योंकि वो रेडिएट भी करती है, तो स्टीफन्स लॉ इज अबाउट रेडिएशन ऑफ अ ब्लैक बॉडी। तो जो वो पावर रेडिएट करती है ब्लैक बॉडी वो उसकी टेम्परेचर की टर्म्स में करती है। दिस इज द फॉर्मूला। ओके, तो इसमें इससे ज्यादा नहीं पूछा जाता है। अब करते हैं विन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। विन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। तो देखो बेटा, विन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ क्या बोलता है? दिस लॉ स्टेट्स दैट, इसमें मेनली इसका जो एब्जॉर्प्शन का पीक जाता है, इसकी जो वेवलेंथ का या इसके जो एम्पलीट्यूड का पीक जाता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है। अगर किसी एक बॉडी का टेम्परेचर है तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो टेम्परेचर कम है तो डिस्प्लेसमेंट बहुत ज्यादा होगी। तो इसे कैसे लिखेंगे? दिस लॉ स्टेट्स दैट द ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर्व for different temperature peaks for different temperature peaks at wavelength that is डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर। यहाँ पे आएगा डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर पीक्स एट वेवलेंथ दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ओके, तो इसमें क्या होता है, जैसे हमारा ऐसे कुछ पीक जाता है इसका, ठीक है, जो ये पीक जाता है, ये जो लैम्डा मैक्सिमम होता है, वेवलेंथ जो मैक्सिमम होता है, ये इसके टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ द टेम्परेचर पे होता है। ठीक है, जैसे दोनों का डिफरेंस है 40 डिग्री, तो मेनली जो इसकी सबसे ज्यादा डिस्प्लेसमेंट होगी वेवलेंथ की वो कब होगी? वो इसका जब टेम्परेचर डिफरेंस होता है जिस पॉइंट पे, और मेनली वो किसके इनवर्सली है बेटा? टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर वो टेम्परेचर बहुत कम है तो वो पीक बहुत ज्यादा होगा, और जो अगर मतलब टेम्परेचर डिफरेंस बहुत कम है तो वो पीक बहुत ज्यादा होगा, और अगर बहुत ज्यादा है तो वो पीक बहुत कम होगा। ठीक है, तो ऐसा कुछ होता है। तो इसमें अगर इसका देखते हैं तो इसे कैसे लिखा जाता है? जो लैम्डा मैक्स है, जो वेवलेंथ है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के। साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हटाने के लिए मैं एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करती हूँ, दैट इज बी अपॉन टेम्परेचर। दिस बी इज द विन्स कांस्टेंट। ये क्या है? विन्स कांस्टेंट। अगर मैं इसकी वैल्यू निकालती हूँ तो क्या आती है? b इज इक्वल्स टू लैम्डा मैक्स इंटू टेम्परेचर। तो इसकी वैल्यू होती है वैसे b के लिए, अगर हम एक स्टैंडर्ड लेते हैं तो 2.897 इंटू 10⁻³ अब लैम्डा किस में होता है? मीटर में, और टेम्परेचर किस में होता है? केल्विन में। तो इसकी जो हमारी विन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ के लिए हमारी जो आ गई है वैल्यू कांस्टेंट की, वो होती है b इज इक्वल्स टू 2.897 इंटू 10⁻³ मीटर केल्विन। तो ये था बेटा मेरा ब्लैक बॉडी के ऊपर स्टीफन्स लॉ और विन्स लॉ। इसी में ग्रीन हाउस इफेक्ट भी होता है, वो आप 6th क्लास से पढ़ते हैं कि ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है। तो हमारी एक सराउंडिंग में हमारा एक एटमॉस्फेयर होता है जो हमें हाई रेडिएशन से बचाता है, जो हमारी सन की बहुत ज्यादा हाई रेडिएशन आती है तो उनसे हमें प्रोटेक्ट करता है। तो दिस इज कॉल्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट, कि हम एक एटमॉस्फेयर जिसके अंदर हम सेफ हो, वही हमारा ग्रीन हाउस इफेक्ट है। ग्रीन हाउस गैसेज होती है जो उसे क्या कर रही है? हार्म कर रही है। तो ऐसे आपने बहुत सारे मेथड्स पढ़े हैं ईवीएस में अपनी उसमें, ठीक है, एनवायरनमेंट वगैरह में, तो वो मैं नहीं कराऊंगी, मेनली ऐसा नहीं पूछा जाता है फिजिक्स में। तो बस ये था कि जो ब्लैक बॉडी की रेडिएशन होती है वो हमारी बचाता है ग्रीन हाउस इफेक्ट, बस इसका ये यूज होता है। तो मेनली ब्लैक बॉडी का और इसका यही बस इनकी डेफिनेशन पूछ ली जाती है 1 या 2 ही मार्क्स में पूछी जाती है। तो इस चैप्टर की थियोरी पार्ट यहीं पे खत्म होता है। न्यूमेरिकल हम थर्मल कंडक्टिविटी पे और एक दो जो इंपॉर्टेंट है न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग पे, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो थियोरी पार्ट आपका यहीं खत्म होता है। तो न्यूमेरिकल्स में मिलते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद।